नमस्कार साथियों, रण क्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे होंगे और आप ऐसे ही अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए। और मैं आपकी तैयारी में जो थोड़ा सहयोग जितना मेरे से बन रहा है वो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, जिसमें मैं आपके हिंदी व्याकरण का जो अपना बिंदु चल रहा है उस पर अपन निरंतर बातचीत कर रहे हैं। उसमें अपना जो संधि का बिंदु चल रहा है उस संधि में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि के अपन ने कुछ नियमों की लगभग अपन 15 नियमों के बारे में बात कर चुके हैं। लगभग 15 नियमों के बारे में हम बात कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि लगभग जो लास्ट वाला अपन ने नियम देखा था, 10 से 15 वाला तय या दय का नियम ये देखा था और इसके बारे में भी अपन ने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अब नियम नंबर जो 16 है, अब हम हमारे जो अगले नियम की बात करेंगे, नियम नंबर 16। देखिए, नियम नंबर 16 हमारा जो अगला नियम है, नियम नंबर 16, इसकी जब हम बात करेंगे तो नियम नंबर 16 की जब हम बात करेंगे तो हमारा नियम नंबर 16 क्या कहता है? देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि नियम नंबर 16 की हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि इसमें से अपने को नियमों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि व्यंजन संधि में से जब प्रश्न पूछेगा तो या तो डायरेक्ट अपन से देके पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपसे, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि में प्रकार नहीं होते, इसी कारण अपना प्रश्न और भी सरल बन जाता है कि व्यंजन संधि के प्रकारों में से अपने कोई प्रश्न नहीं आएगा। केवल अपने को शब्द को ध्यान रखना है कि शब्द कैसे टूट रहा है, कैसे जुड़ रहा है और क्या जुड़ने के बाद बनेगा, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो, नियम नंबर 16 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 16 कहता है कि यदि आगे कोई भी वर्ण हो, आगे क्या हो? कोई भी वर्ण हो। वर्ण मतलब समझ गए कि या तो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। आगे कोई भी वर्ण हो और पीछे क्या होना चाहिए? यदि 6 वर्ण हो, पीछे कौन सा वर्ण हो? 6 वर्ण हो, पीछे 6 वर्ण। आगे क्या हो? आगे कोई भी वर्ण हो और पीछे क्या हो? पीछे 6 वर्ण हो। तो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में किसका च का आगम हो जाता है? किसका आगम हो जाता है? च का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? च का आगम हो जाता है। और इन वर्णों में भी अगर अपन बात करें तो मेनली कौन आएगा? स्वर वर्ण। अपने को इतना ध्यान रखना है कि यदि आगे कोई भी स्वर वर्ण हो और बाद में 6 वर्ण हो, व्यंजन वर्ण 6 हो, तो इन दोनों के बीच में किसका आगम हो जाएगा? इन दोनों के बीच में च का क्या हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा। च का क्या हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा। क्या कहता है अपना नियम नंबर 16? नियम नंबर 16 कहता है कि यदि आगे, या कह सकते हैं अपन प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में कोई भी स्वर हो और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में यदि 6 वर्ण आता है, 6 वर्ण योग करता है, तो इन स्वर और 6 वर्ण के बीच में क्या? हलंत च क्या कर जाएगा? हलंत च आगम कर जाएगा। अब आगम का मतलब आप समझ गए कि कोई नया वर्ण आएगा। क्या आएगा? नया वर्ण आएगा। अब देखो, इसके अपन उदाहरण की अगर बात करें, अगर अपन बात करें तो देखिए, एक शब्द आता है, एक शब्द क्या आता है? उदाहरण की अपन यदि बात करें तो एक शब्द आता है आच्छादन। क्या शब्द आता है? आच्छादन। एक शब्द आता है आच्छादन, और आच्छादन शब्द का संधि विच्छेद की यदि हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है आधन छादन। क्या होता है? आधन छादन। आच्छादन एक शब्द है और इस आच्छादन शब्द का संधि विच्छेद की यदि हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है आ प्लस छादन। अब देखिए, इसको ध्यान से देखना है। अपनों को अपना नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में कोई भी स्वर हो तो बिल्कुल हमारे पास आ स्वर है, बिल्कुल। द्वितीय पद का अंतिम वर्ण चाहिए, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहिए, तो देखो ये हो गया आ। इसके बाद जैसे मैं 6 को अगर अलग करता हूं तो इसमें से क्या निकल जाएगा? इसमें से क्या निकल जाएगा? आदन। इसमें से क्या निकल जाएगा? आदन। इसमें से क्या निकल गया? आदन। 6 को मैं यदि अलग करता हूँ तो ये हलंत लिख लेते, क्योंकि या तो कोई ना कोई शब्द जुड़ा रहे, स्वर जुड़ा रहेगा, या फिर क्या होगा? हलंत रहेगा। अब देखिए, अब हम बात करें तो अब क्या है हमारा नियम लग रहा है। देखो,
आगे कोई भी स्वर है, बिल्कुल आगे कोई भी स्वर है, और पीछे 6 वर्ण है, बिल्कुल 6 वर्ण है। इन दोनों के बीच में, तो अगर हमारा नियम क्या कहता है कि यदि ऐसा है तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 6 वर्ण का क्या हो जाएगा, 6 वर्ण का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। 6 वर्ण का क्या हो जाएगा, आगम। तो मैं इन दोनों के बीच में देखिए आ प्लस च के साथ आधा, देखो हलंत च का आगम होगा, बिल्कुल। फिर 6 प्लस आदन। ये यहाँ तक की बात समझ में आई, यहाँ तक की बात समझ में आई। इसको अपन थोड़ा सा और करते हैं, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखिए ये, और जब मैं इसको मिलाऊंगा तो देखिए ये तो आ और आधा च ऐसा, क्योंकि इसकी खड़ी पे हटा देंगे। उसके बाद 6, जैसे ही इसमें ये मिला तो छा द न, शब्द हमारे सामने क्या बन के आ गया, शब्द हमारे सामने बन के आ गया वापस आच्छादन। क्या शब्द बन के आ गया हमारे सामने वापस, आच्छादन। क्या कहता है कि नियम नंबर 16 याद रखना है कि यदि किसी स्वर के बाद में 6 वर्ण योग करता है, 6 वर्ण योग करता है, तो इन दोनों के बीच में च का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा, जो ये। और देखिए अब आप बोलोगे सर मैंने आपको एक आगम के संबंध में एक नोट लिखाया था, आपको पता हो तो। मैंने कहा था कि आगम वर्णों को संधि विच्छेद करते समय नहीं लिखा जाता। आगम वर्णों को कैसे, संधि विच्छेद करते समय नहीं लिखा जाता। देखो इस आच्छादन शब्द में क्या है, च है ना, ये क्या है, आगम है। देखो जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो आदन छादन, मतलब इसमें आगम वर्ण को अपन ने नहीं लिखा। बिल्कुल अपन ने जो पढ़ा था मतलब वो सही था। क्या आपको याद रखना है कि जो आगम वर्ण होते हैं, आगम वर्णों में जो आगम वर्ण है उनको संधि विच्छेद करते समय नहीं लिखा जाता, उनको संधि विच्छेद करते समय नहीं लिखा जाता। तो आप अपना ये जो नियम है इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण आता है जो काफी सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। देखिए एक इसका उदाहरण आता है विच्छेद। कौन सा आता है, विच्छेद। विच्छेद के अलावा इसका एक और उदाहरण आता है परिच्छेद। क्या आता है, परिच्छेद। एक इसका आता है तरु, इसका आता है तरु छाया, तरु छाया। और एक आता है इसका वृक्ष छाया। क्या आता है, वृक्ष छाया। अब देखिए ये इसके लगभग मोटे मोटे उदाहरण हैं, ये वो उदाहरण है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मैं ये वो उदाहरण है जो या तो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनका किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, जिनकी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ये हमारे अब देखिए ये हमारे, अच्छा छाया है ना ये। अब देखिए ये हमारे जो उदाहरण है, देखो अपने को क्या दिखेगा, अपने को देखो पहचान अगर अपन बनाना चाहें तो पहचान ऐसे बना सकते हैं। देखो क्या है, 6 और 6 का आगम होगा तो क्या बचेगा, 6। ये अपने को दिखेगा, अब देखिए शब्द में, शब्द में 6 दिख रहा है, बिल्कुल इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। अब अपने को क्या करना है, अब देखिए अपने को जब संधि विच्छेद करना है तो कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि आगम वर्ण कौन सा है इसमें, च। आगम वर्ण कौन सा है, च। और मैंने आपको बताया कि आगम वर्णों को संधि विच्छेद करते समय नहीं लिखा जाता। ये बात अपन ने की है, तो इनको क्या करना है, सीधा आगम वर्ण को हटाना है और इनका विच्छेद कर देना है। देखिए विच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, विधन छेद। विच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, विधन छेद। विच्छेद का क्या होगा, विधन छेद। और परिच्छेद का क्या होगा, परिधन छेद। परिच्छेद का क्या होगा, परिधन छेद। तरु छाया का क्या होगा, तरु धन छाया। तरु छाया का क्या होगा, तरु धन छाया। और वृक्ष छाया का क्या होगा, वृक्ष धन छाया। देखिए तरु छाया, तरु मतलब क्या होता है, वृक्ष। वृक्ष की छाया को तरु छाया हमने कहा, और ये नीचे वृक्ष छाया आ गया तो वृक्ष की छाया मतलब पेड़ की छाया। विच्छेद और परिच्छेद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी आप ध्यान रखना
परिच्छेद को आप इंपॉर्टेंट है, परिच्छेद को आप ध्यान रखना, परिच्छेद को आप ध्यान रखना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इनका भी आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट, अब हम हमारे अगले नियम की बात करते हैं। अब हमारा नियम नंबर 17, नियम नंबर 17 की हम बात करते हैं। नियम नंबर 17 की यदि हम बात करेंगे, नियम नंबर 17 की जब हम बात करेंगे तो ये कहेंगे कि यदि अ या आ के अलावा, क्या बात करेंगे हम, यदि अ या आ के अलावा, किसके अलावा, इस ए या आ के अलावा, इस ए या आ के अलावा, इस ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, इस ए या आ के अलावा कोई भी क्या हो, इस ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, इस ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, और उसके बाद में ए या आ के अलावा तो क्या हो, कोई भी स्वर हो, और इसके बाद में यदि दंत्य योग करता है, ये कौन सा है, दंत्य है, ये कौन सा है, दंत्य है। देखिए इस शय के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा, है ना। देखो 3 शय है अपने पास, श और श, ये तीनों है ना। देखो ये तीनों शय है ना। अब देखिए ये तो है मूर्धन्य, ये है दंत्य और ये है तालव्य, ये तीनों शय। तो क्या कहता है कि यदि ए या आ के अलावा दंत्य शय योग करता है तो फिर हमें क्या करना है, इस दंत्य शय की जगह अपन को क्या करना है, मूर्धन्य शय में क्या कर देना है, मूर्धन्य शय में क्या हो जाएगा, इस दंत्य शय को आदेश कर देंगे। मूर्धन्य शय में इस दंत्य शय को क्या कर देंगे, मूर्धन्य शय में इस दंत्य शय को क्या कर देंगे, आदेश। और ये कौन सा है, मूर्धन्य। तो ध्यान रखिए क्या नियम है हमारा नियम कहता है कि यदि अ या आ के अलावा, देखो अ या आ के अलावा मतलब अ या आ नहीं होना चाहिए, अ या आ नहीं होना चाहिए, अ या आ के अलावा कोई भी क्या हो, कोई भी स्वर हो, अ या आ के अलावा कोई भी स्वर रहेगा, और बाद में यदि हमारे दंत्य शकार जो है ये योग करता है तो हम इस दंत्य शकार के स्थान पे इसको मूर्धन्य शकार में परिवर्तित या मूर्धन्य शकार में आदेश कर देंगे, मूर्धन्य शकार में आदेश कर देंगे। और आदेश करते ही आप समझ जाना कि क्या करना है, बदल के लिखना है। आदेश का मतलब मैंने आपको इसीलिए मैंने आपको जो परिभाषिक शब्दावली है, इसीलिए मैंने आपको परिभाषिक शब्दावली बताई थी, ये वाली बात। अब इसका यदि उदाहरण की हम बात करें, अपने इस नियम के उदाहरण की यदि हम बात करें तो देखिए एक शब्द आता है, आपने सुना होगा अभिषेक। एक शब्द आता है जो आपने खूब सुना होगा, नाम भी होता है अभिषेक। क्या शब्द आता है, अभिषेक। और इस अभिषेक शब्द के संधि विच्छेद की यदि हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है अभिधनषेक। इस अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, इस अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद होता है अभिधनषेक। अभिधनषेक अपने को क्या चाहिए कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अ या आ के अलावा कोई भी स्वर, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, दंत्य शकार होना चाहिए। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकालेंगे हम इसमें से हमने भय को जैसे ही हलंत किया तो इसमें निकला क्या, ई। पीछे क्या है, स, और स को जैसे मैंने हलंत किया तो हमारे सामने निकला एक। देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ई। हमें क्या चाहिए, अ या आ के अलावा, बिल्कुल अ या आ के अलावा है। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, श। कौन सा, दंत्य, बिल्कुल दंत्य। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम इस दंत्य शकार को किसमें, मूर्धन्य शकार में परिवर्तित कर देंगे। इस दंत्य शकार को किसमें, इस दंत्य शकार को मूर्धन्य शकार में परिवर्तित कर देंगे। देखिए ये हलंत है तो मूर्धन्य शकार भी कैसा होगा, मूर्धन्य शकार भी कैसा होगा, हलंत। मूर्धन्य शकार भी कैसा होगा, हलंत। और अब इसको जोड़ देंगे तो देखिए इधर क्या एक, इधर क्या, इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या बन गया, अभी। और ये इसमें मिलेगा तो एक ही मात्रा लग जाएगी। तो देखिए नीचे चलो इधर देख लीजिए, तो अभी आगे था अपने पास, अभी श में एक ही मात्रा लगेगी तो क्या बन गया, शे और क।
क्या शब्द आ गया हमारे पास? अभिषेक आ गया। हमारे साथ क्या शब्द आ गया हमारे सामने अभिषेक शब्द आ गया। तो ध्यान रखिए, अपने को क्या नियम याद होना चाहिए, क्या कि यदि अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, कहाँ? प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में। प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो और उसके बाद में मतलब द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में यदि दंत्य शकार योग करता है तो उसको हम क्या है? मूर्धन्य शकार में आदेश कर देंगे, जो हमारा कौन कहता है? नियम नंबर 17 कहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब इसके उदाहरणों की हम बात करें तो इसका उदाहरण आता है जैसे अनुषंग, क्या आता है? अनुषंग। एक आता है सुषमा, क्या आता है? सुषमा। एक आता है सुषुप्त, सुषुप्त। और क्या आता है? निषिद्ध, निषिद्ध। ये इसके उदाहरण है। क्या? अनुषंग, सुषमा, सुषुप्त, निषिद्ध। तो अनुषंग का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुषंग का संधि विच्छेद होगा अनु धन संग। देखो, संधि विच्छेद करते टाइम क्या करना है? हमें पता है कि हमने किससे इस मूर्धन्य को किससे बनाया? दंत्य से। तो अपने को डायरेक्ट इसको दंत्य में निकालो, इसको डायरेक्ट दंत्य में। तो इसके बाद सुषमा का क्या होगा? सुषमा का होगा सु धन समा। क्या होगा? सुधन समा। सुषुप्त का क्या होगा? सुधन सुप्त, सुधन सुप्त। और निषिद्ध का क्या होगा? निधन सिद्ध, निधन सिद्ध। अब आपने एक चीज देखी क्या? देखिए, ये हमारे संधि विच्छेद। अब देखो, अपने को नियम क्या था? हमारा नियम ये था कि अ या आ के अलावा स्वर होना चाहिए, तभी चेंज होगा। यदि अ या आ के अलावा स्वर नहीं है तो फिर चेंज नहीं होगा, फिर अपना ये नियम नहीं लगेगा। तो देखिए, बताओ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण उ है, ऊ है, ऊ है, ई है, मतलब अ या आ के अलावा है बिल्कुल। और पीछे क्या है? दंत्य शकार है, पीछे दंत्य शकार है। तो अपन ने इसको किसमें बदल दिया? अपन ने इसको मूर्धन्य शकार में परिवर्तित कर दिया। ये अपना जो नियम नंबर है, इसके कुछ उदाहरण है। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, लीजिए। देखिए, एक और अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो एक और इसका उदाहरण आता है, वो कभी कभी पूछ लेता है, आप इसको भी ध्यान रखो। निषेध। क्या कि ये बेसिक शब्द है। ये कैसा शब्द है? एकदम बेसिक, सभी जगह मिलने वाला शब्द है। इसलिए कभी कभी क्या है कि वो डीप में नहीं जाके क्या है, अपन से छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है और अपन कभी कभी यही गलती कर जाते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं? हम कभी कभी यही गलती कर जाते हैं। तो आपने को गलती नहीं करनी, तो अपने को ध्यान रखना है। तो निषेध का क्या होगा? तो हमें पता है कि क्या करना है? मूर्धन्य को दंत्य में बदलना है। निधन शेद, निषेध। ये इसके मोटे मोटे जो उदाहरण हैं जिनकी हमने बात की है, ये इसके मोटे मोटे उदाहरण, ये अपने को ध्यान रखने, ये अपने को ध्यान रखने। अब देखो, अब कुछ ये तो अपन ने इसके उदाहरण देख लिए। अब देखो, मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए एक शब्द आता है हमारे सामने विसर्ग, एक शब्द आता है हमारे सामने अनुसार। इन दोनों का आप मेरे को संधि विच्छेद करके दिखा दीजिए, संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए। और एक और शब्द है विस्मरण और एक और आता है विसर्जन। ये शब्द आपने सुने होंगे, ये आपके लगभग ये सारे के सारे शब्द आपके सुने हुए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सारे के सारे शब्द क्या है? आपके सुने हुए हैं। अब मेरे को आप बताओ कि सर इसका जो है अपन अगर संधि विच्छेद की बात करें तो कि सर इसमें तो ऑलरेडी देखो, यदि मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ तो देखो क्या कर पाऊंगा? आप बताइए मेरे को, क्या कर पाऊंगा? देखना, इसका विसर्जन का क्या होगा? वि धन सर्जन। विसर्ग का क्या होगा? वि धन सर्ग। अनुसार का क्या होगा? अनु
धन सार, और विस्मरण का क्या होगा, वि धन स्मरण। विस्मरण का क्या होगा, वि धन स्मरण। ये इसके संधि विच्छेद होंगे, ये इसके संधि विच्छेद होंगे। अब आप बोलोगे कि सर अपन जब इनको जोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट ये तो कुछ भी इनमें चेंज नहीं हो रहा है, ये तो कुछ भी इनमें चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जबकि देखो कि अ या आ के अलावा, अ या आ के अलावा क्या है, अ या आ के अलावा देखो सब इसमें ई है, ऊ है, ई है और ई है। अ या आ के अलावा स्वर है, बिल्कुल। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण बिल्कुल दंत्य शकार है। होना तो क्या चाहिए था कि सर कायदे से तो ये होना चाहिए था कि इसकी जगह पर मूर्धन्य शकार बनाते और शब्द क्या बन जाता, शब्द हमारे सामने बन जाता विसर्जन। ऐसा शब्द हमारे सामने क्या बन जाता, विसर्जन, ये शब्द बन जाता। ये होना चाहिए था सर कायदे से तो। बिल्कुल मैं भी यही कहूंगा कि बिल्कुल अपन ने नियम पढ़ा है, होगा ऐसे ही होना था। लेकिन सर यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, ये तो आपने इसमें ऐसा कैसे लिख दिया, मतलब इसमें क्या हो गया। अब ये मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये आपको दिमाग में जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपके समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ संधि तो है ही नहीं, यहाँ संधि तो है नहीं। क्यों? क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ। और अपन ने जब संधि की परिभाषा मैंने आपको बताई थी तब यही बताया था कि यदि दो वर्णों का मेल हो और उसमें परिवर्तन नहीं हो, मतलब उसमें विकार नहीं हो, उसमें बदलाव नहीं हो, तो वो संधि नहीं होगी, वो संधि नहीं होगी। तो अपन ने जाना था कि वो क्या होगा, मैंने ये भी बताया था आपको। तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि वो संयोग होगा, वो क्या होगा, संयोग। यहाँ पे भी संयोगी है, यहाँ पे भी संयोगी है, लेकिन हम इनको लिखेंगे ये सब अपवाद हैं। ये सब क्या हैं, ये सब क्या है, अपवाद है। ये सब क्या है, अपवाद। और किसके अपवाद हैं, तो ये अपवाद हैं, ये अपवाद हैं नियम नंबर 17 के। ये अपवाद किसके हैं, ये अपवाद है नियम नंबर 17 के। और बहुत सी बार इनका संधि, इनका जो विच्छेद है वो पूछा जा सकता है। इनका क्या विच्छेद क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। वो पूछ लेगा आपसे गलती करवाने के चक्कर में कि बताइए कि विसर्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, या फिर उसने दे दिया कि विधन सर्जन को आप जोड़ के बताइए, और आपके दिमाग में नियम नंबर 17 चलता रहेगा कि यदि आ के अलावा कोई भी स्वर हो प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में यदि दंत्य शकार योग करता है तो हम उसको मूर्धन्य में बदलेंगे और आप उसको यहाँ बदलेंगे, आप उसको यहाँ बदलेंगे, और गलती वही हो जाएगी। गलती तो अपने को ध्यान रखना है कि यदि हम इसको बदल देते हैं तो जो हमने आज तक शब्द पढ़ा है वो गलत हो जाता है। भाई अपने यही पढ़ा आज तक, या विसर्ग अपने ये पढ़ा है ना, अगर आप बदलोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं सर, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब अपने को ध्यान रखना है कि ये सब क्या है, ये सब अपवाद हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब अपवाद है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये सब क्या है, अपवाद। ये बात अपनों को विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, ये बात अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। तो आप इनका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इनका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा नियम नंबर 17 हो गया। अब नियम नंबर, हमारे अगले नियम की बात करते हैं, अगले नियम की बात करते हैं, नियम नंबर 18। नियम नंबर 18। अब हम हमारे अगले नियम नंबर 18 की बात करते हैं। नियम नंबर 18 क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिए। नियम नंबर 18 कहता है कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में ई या उ योग करे, क्या योग करे, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में ई या उ योग करे और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में, अब देखना प्रथम वर्ण नहीं, अब एक पूरा क्या आएगा अपने सामने, अगर हमारे द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में स्थ योग करे, क्या योग करे, स्थ योग करे, क्या योग करे, स्थ। समझ रहे हो, पहले तो हम एक एक शब्द देख रहे थे, एक एक वर्ण देख रहे थे, सॉरी, अब क्या आ गया, एक पूरा एक शब्द आ गया। देखो नियम नंबर 18 की हम बात कर रहे थे, मैंने बताया कि यदि क्या होना चाहिए, यदि प्रथम पद के बाद में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में ई या उ योग करे, ई या उ योग करे, तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में, अभी हम वर्ण पढ़ रहे थे, अब एक शब्द को ध्यान रखना है, क्या शब्द, स्थ योग करे, क्या योग करे, स्थ। जब मैंने आपको उच्चारण स्थान बताए थे तब आपको बताया था कि ये स और त वर्ग, कौन सा, से और त वर्ग, ये कौन से है, अभी अपन ने पिछले वाले नियम में भी बात की कि ये कौन सा है, ये दंत्य है, ये क्या है, दंत्य है, ये क्या है, दंत्य है। यदि मैं कहूँ कि
प्रथम वर्ण के द्वितीय प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में कौन योग करे, ई या ऊ, तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में एक शब्द योग करे, कौन सा, स्थे। अब ये स्थे क्या है, ये दोनों क्या है, दंत्य, ये दोनों क्या है, दंत्य, ये दोनों क्या है, दंत्य। ये दंत्य शब्द अगर योग करता है तो अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सीधा सीधा इस दंत्य को किस में बदल देना है, इस दंत्य को मूर्धन्य में बदल देंगे। अब देखो मूर्धन्य में श की बात करें तो अगर श को बदलना है तो किस में बदलेंगे, ये वाला श, ये मूर्धन्य शकार है। और ट वर्ग की बात करें तो इसमें मूर्धन्य क्या आता है, ट वर्ग, मूर्धन्य क्या आता है, ट वर्ग। तो अगर मैं बात करूं तो आगे वाला श तो किसमें बदलेगा, इसमें, और ट वर्ग जो थ आएगा तो क्या होगा, ठ। मतलब सीधा सा इतना ध्यान रखना, ये कौन से वर्ण हो गए, मूर्धन्य, ये कौन से वर्ण हो गए, मूर्धन्य। आपने को ये ध्यान रखना है कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में ई या ऊ योग करे तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, द्वितीय पद के प्रथम शब्द के रूप में स्थ योग करे तो उसको सीधा सीधा स्थ में बदल दो, स्थ योग करे उसको सीधा सीधा स्थ में बदल दो। क्यों, क्योंकि स और थ क्या है, दंत्य, और इनको बदलना काय में है, मूर्धन्य में। तो श का जो है दंत्य श का मूर्धन्य क्या है, ये वाला श, और ट वर्ग का मूर्धन्य क्या होगा, है ट वर्ग का मूर्धन्य क्या होगा, ट वर्ग, इसमें बदलना है और ये अपने को ध्यान रखना है। देखो इसका उदाहरण अगर अपन बात करें इसके उदाहरण की तो अब देखना, एक शब्द आता है, एक शब्द आता है अनुष्ठान। आपने सुना होगा कि अपने जैसे पूजा वूजा होती है, पूजा होती है, पूजा जो होती है या यज्ञ होते हैं या अनुष्ठान होते हैं, उसका जो शब्द हमारे सामने आता है अनुष्ठान, अनुष्ठान ऐसे लिखते हैं, आपने देखा होगा। और अनुष्ठान का शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है अनुधन स्थान, अनुधन स्थान। ये अनुष्ठान शब्द का क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। अपने को क्या चाहिए, अपने को प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि हम निकालेंगे तो अन्न को जैसे ही मैंने अलग किया इसमें निकला उ, इसमें से क्या निकल गया, उ। तथा द्वितीय पद का प्रथम शब्द चाहिए, देखो तो इसको मैंने जैसे ही अलग किया तो इसमें से क्या निकल गया, आन। अपने को यही चाहिए था। अपने को देखो नियम क्या कह रहा है कि यदि ई या ऊ के बाद में स्थ हो, ई या ऊ के बाद में क्या हो, स्थ। देखो ऊ दिख रहा है, ई तो नहीं है लेकिन क्या दिख रहा है, ऊ, और ऊ के बाद में स्थ दिख रहा है, बिल्कुल क्या हमारा नियम लग गया। तो अपने को क्या करना है कि ये दंत्य इनको किसमें बदल दो, मूर्धन्य में, दंत्य को किसमें बदल दो। तो साथियों तकनीकी कारण की वजह से आज हमारी क्लासेस को हम यहीं विराम देंगे और हमारा जो नियम नंबर 18 है, नियम नंबर 18 है, वो नियम तो मैंने आपको बता दिया, वो आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। और जो मैंने शब्द आपको बताया अनुष्ठान, आपको उसका संधि विच्छेद करके लाना है और कल बताना है कि वास्तव में ये नियम क्या है। और कल हम इस नियम के बारे में विस्तार पूर्वक और लगभग 1 या 2 क्लास में अपनी जो व्यंजन संधि है लगभग हम उसको क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।